हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का नीट बहुत अच्छा गया होगा एंड आप लोगों ने बहुत 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 अच्छे नंबर अटेन किए होंगे अपने नीट में। मैं रेजोनेंस के प्लेटफॉर्म से मैं वरदान आर्या आप लोगों को नीट जूलॉजी का सलूशन दे रहा हूँ। चलो बच्चों, तो मेरे सेक्शन में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पेपर का कोड है N2। मैं N2 पेपर कोड को डिस्कस कर रहा हूँ। N2 पेपर में क्वेश्चन नंबर 152 आप देख रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वाला सवाल है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीड करना है। स्टेटमेंट रीड करना है तो जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम से, और डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स की बात की गई है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक फाइलम की बात नहीं हो रही, लगभग 3-4 फाइलम्स को कलेक्ट किया गया है। तो अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन बोल रहा है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीस। अब मैं हेलमिंथीस से प्लेटी हेलमिंथीस समझूं या एसके हेलमिंथीस समझूं, क्या फर्क पड़ता है अगर हमें यह पता है कि मेटाजेनेसिस कहां होती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास एक फाइलम था बेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। कौन सा फाइलम? फाइलम सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में पाए जाते थे। एक था पॉलिप फॉर्म और एक था मेडुसा फॉर्म, राइट? पॉलिप एंड मेडुसा। और जो भी लिविंग स्पीसीज थे उनमें से कुछ की ऐसी टेंडेंसी थी कि वो पॉलिप से मेडुसा में या मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट हो सकते थे। पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट होने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे और मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट होने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये जो इंटर कन्वर्जन था, पॉलिप टू मेडुसा एंड मेडुसा टू पॉलिप, दिस इज मेटाजेनेसिस। तो ये जो मेटाजेनेसिस कैरेक्टर है मेरे बच्चों, ये मेटाजेनेसिस का कैरेक्टर किस फाइलम का है? फाइलम सिलेंट्रेटा। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? हेलमिंथीस। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। गॉट इट? दिस स्टेटमेंट नंबर 1 इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Let's move to statement number 2. Echinoderms are triploblastic and coelomate. Coelomate animal, right? सीलोमेट एनिमल। इकाइनोडर्मेट्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल होते हैं। अब मैं बात करूं जर्म लेयर की, तो आपको पता है कि जो भी हायर हैं, हायर प्लांट्स में कहां से कहां तक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाते हैं, राइट? आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। कहां से कहां तक सीलोम नहीं पाया जाता, आपको पता है बच्चों। जो इनिशियली पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, वहां पे डिप्लोब्लास्टिक था। जैसे जैसे हायर होते गए क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पे इकाइनोडर्म में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कोई डाउट नहीं, यस है। जो इनिशियल थे वो एसिलोमेट थे। एसके हेलमिंथीस से सूडोसीलोम बनना शुरू हुआ, सीलोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और उसके आगे सभी सीलोमेट हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्म की, जो एक बहुत आगे एक एडवांस फाइलम है। तो यस, यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट भी है और ये सीलोमेट भी हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? नेक्स्ट, राउंड वर्म हैज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वही, जब हम प्रिमिटिव फाइलम्स की बात करते हैं, एंशिएंट फाइलम्स की बात करते हैं, जो पहले आते हैं, वहां पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है सेल्यूलर लेवल, राइट? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे जैसे आगे आ रहे थे एडवांस होते जा रहे थे। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इजी सा स्टेटमेंट है। ये बात कर रहे हैं राउंड वर्म की। राउंड वर्म मतलब एस्के हेलमिंथीस, और एस्के हेलमिंथीस प्लेटी हेलमिंथीस से ऑर्गन सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी, राइट? तो राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। द नेक्स्ट इज कॉम प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर हेल्प इन डाइजेशन। ओके, टीनोफोर का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? सी वॉलनट, वाटर जेलीज,
जिनके ऊपर क्या पाए जाते थे, 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स, जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर सीलिया से बनते थे, राइट बेटा, दैट स्ट्रक्चर वाज सीलिएटेड, एंड सीलिया कभी भी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, सीलिया विल हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, राइट। तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एनिमल किंगडम में दो जगह पे वाटर से रिलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स, वहां पे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन सब कौन कराता है, यही वाटर वैस्कुलर सिस्टम। मतलब दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर्स देने थे ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। That B, C, E are the correct options. The answer is option number 3, and I hope you all are clear, right? Next question देखते हैं बेटा। The next question बहुत पसंदीदा सवाल है आप लोगों के, एनिमल फिजियोलॉजी से, राइट बेटा, कहाँ से, एनिमल फिजियोलॉजी से लिया गया है। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट, एनसीईआरटी में प्रॉपरली डिस्कस है, आई थिंक पेज नंबर 261 पे, पेज नंबर 261 पे प्रॉपरली डिस्कस है। एक बार मैं आपको पेज नंबर कंफर्म भी करके बता दूंगा। हाँ, तो एनिमल फिजियोलॉजी के आपके 11th एनसीईआरटी में पेज नंबर 261 पे दिया गया है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को लिया गया है यहां से। यहां पे बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। क्या होता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, आपको पता है बच्चों, देयर इज डियोडेनम, राइट, और डियोडेनम के अंदर लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट है। दिस लीफ लाइक ग्लैंड, this gland is your pancreas, and this duct is pancreatic duct, right? This duct is pancreatic duct. यहाँ से हमारे लीवर से दो डक्ट्स और आ रही हैं, हेपेटिक डक्ट्स, राइट हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक, यहाँ से चली गई गॉल ब्लैडर के लिए, और ये जो डक्ट आती है, ये डक्ट आके, ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है वो यहाँ पे दोनों, ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट, राइट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट बेटा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों के मिक्सचर से ये बन गया। जहाँ पे दोनों मिल गए हैं यहां से क्या हो गया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये ओपन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों का मैचिंग हो रहा है, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे पाया जाएगा इस स्ट्रक्चर पे, ये ले लीजिए यहाँ पे, दिस इज इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, राइट। बढ़िया सवाल है, इजी सा सवाल है। क्या बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे ये दोनों मिल गए हैं, मिक्सिंग के बाद इसको क्या बोलते हो, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और डियोडेनम के जंक्शन पे पाया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट, द फर्स्ट स्टेटमेंट, जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आंसर करेक्शन है, यहाँ पे आंसर करेक्शन है, गलत दे रखे हैं, प्रिंट गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। द आंसर इज फर्स्ट 153 का
फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 159। एज यू नो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं N2 कोड। कौन सा कोड सॉल्व कर रहे हैं? पेपर कोड बेटा N2 है ना। N2 का क्वेश्चन नंबर 159। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कहां से है बच्चों? ये क्वेश्चन भी एनिमल किंगडम से ही है, और इसमें भी एनिमल किंगडम के कई वेरिएबल किंगडम्स को कवर किया गया है मैच द कॉलम के फॉर्म में। जरा देखते हैं। पहले बोल रहे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? तो मेटामेरिज्म पाया जाता है, मेटामेरिक का मतलब होता है सेगमेंटेड बॉडीज, है ना। बॉडी जो है टुकड़ों 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 में बॉडी हो, सेगमेंटेड में बॉडी हो और बॉडी पार्ट्स रिपीट हो रहे हों, दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म पाई जाती है एनेलिडा के अंदर, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट का जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन थर्ड। अब जरा देखते हैं, ए का थर्ड दो ऑप्शन में है, तो यहाँ से फोर्थ और थर्ड तो ऐसे ही गलत हो जाते। इसके बाद आपको जो ऑप्शन भी याद होता, कैनाल सिस्टम बहुत आसानी से सबको पता है। कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है? पोरीफेरा में। कॉम्प्लेट्स बहुत आसान, कहाँ पे? टीनोफोरा में। और नीडोब्लास्ट के वजह से ही तो इसको सिलेंट्रेटा या निडेरिया आप लोग जानते भी होंगे। इस फाइलम को हम लोग नीडोब्लास्ट के वजह से निडेरिया भी बोलते हैं। यस और नो? तो क्लियरली फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, योर कॉम्प्लेट्स आर इन टीनोफोरा, नीडोब्लास्ट इन सिलेंट्रेटा फर्स्ट. The second option is correct, and here we are going to have the option number 2. Okay guys, तो then from N2 कोड याद रखेंगे हम। N2 का सोल्यूशन बना रहे हैं। N2 का क्वेश्चन नंबर 161, जहां पे आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की बात हो रही है। आपको क्या बनाना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप लोग तुरंत ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन से समझ गए कि ये चैप्टर कौन सा है। हाँ, आप लोगों का फेवरेट एनिमल फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। और वहां पे बात कर रहा है कि हीमोग्लोबिन दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो हीमोग्लोबिन कब किस सिचुएशन में ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और हीमोग्लोबिन किस सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा। एंड यू ऑल आर वेरी मच अवेयर आई थिंक। एंड पेज नंबर 274 आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी 11th के पेज नंबर 274 से ये क्वेश्चन लिया गया था कि कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो हमें पता है जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे हीमोग्लोबिन अटैच भी किससे होगी? ऑक्सीजन से। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, दो जगह हाई पार्शियल प्रेशर है, लो वाला तो पहले ही गलत हो गया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर जो है दूसरे और चौथे में से कुछ होने वाला है। यस और नो बच्चों? हमारा आंसर क्या होने वाला है? दूसरे और चौथे में से कुछ होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। हाई PO2, हाई PCO2 नहीं, जब हाई PO2 तो लो PCO2। लो PCO2 कहां मिला बेटा आपको? This is low PCO2. Low PCO2, lower temperature, less hydrogen ion. ये सब आपको इस पेज पे डायरेक्टली मिलेगा, आपने पढ़ रखा है, इजी सा सवाल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 4, है ना। द आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 161 फॉर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है? ये क्वेश्चन भी एनिमल किंगडम से, मतलब आप देख रहे हैं बच्चों एनिमल किंगडम से भर भर के सवाल आए हैं जूलॉजी में इस बार, है ना। और सारे किंगडम में से घूम घूम के जरा देखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल्स याद करने थे और एग्जाम्पल्स को किन कॉमन नेम से जाना जाता है ये याद करना था। पूरा रटने वाला सवाल था, बहुत आसान था। पहले दे रहा फाइसेलिया, किसका एग्जाम्पल है? निडेरिया का। फाइसेलिया को याद करिए, आप लोग बोलते थे पुर्तगूस मैन ऑफ वॉर है। यस और नो? फाइसेलिया को मैन ऑफ वॉर बोलते थे।
लिमुलस इज लिविंग फॉसिल, वैसे भी बहुत फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इनसाइक्लोस्टोमेटा, दिस इज हुकवर्म, हुकवर्म इनसाइक्लोस्टोमेटा। ये जो रिमेनिंग बचा क्या, पिंगटाडा, दिस इज पिंगटाडा, है ना, पिंगटाडा इज फॉर पर्ल ओएस्टर। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट गोज टू सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का फोर्थ, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से ही गलत हो जाते हैं, फर्स्ट का ऑप्शन हमारा मैच नहीं होता। यहाँ पे दूसरा, बी का तीसरा, यहाँ पे भी तीसरा, सी का चौथा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पहला, तो ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस है ना वो जूलॉजी में भर भर के मिले हैं एनिमल किंगडम और एनिमल फिजियोलॉजी से। एनिमल किंगडम के बाद एनिमल फिजियोलॉजी, फिर एनिमल किंगडम, फिर एनिमल फिजियोलॉजी, फिर से जो अगला सवाल है ये आपके एनिमल फिजियोलॉजी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से है, जहाँ पे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हो। और आपको पता है ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो क्यों हो रहा था बेटा, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर। ये पूछ रहे हैं कि जहां पे गैसेस का पार्शियल प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है एल्वलाई में, वहां एल्वलाई की पोजीशन में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको डिफरेंट प्लेसेस में बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कि एल्वलाई में क्या है, टिश्यूज के अंदर क्या है, आर्टरी के अंदर क्या है, वेसल्स के अंदर क्या है, आप सब लोग अवेयर होंगे। बहुत ही इजी रटने वाला सवाल था और बहुत आसान। द क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4, एक सवाल बहुत आसान था, फिगर बना के आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में विथ डायग्राम दिया गया है सारा डेटा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So student, the next question, question number 156 from the code N2, है ना, हम N2 कोड को कर रहे हैं बेटा, N2 पेपर कोड को अपन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और N2 पेपर कोड का क्वेश्चन नंबर 156 क्या बोल रहे हैं कि फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी डिजीज को जल्दी से डायग्नोस कर लेते हैं और वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उसको रोक सकते हैं, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस बीमारी को अपने अंदर होने से रोक सकते हैं। तो ये आपको कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप कौन से टेक्निक से अर्ली डिटेक्शन करते हैं। देन टेक्निक इज योर आंसर नंबर 2, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे टेक्नोलॉजी, राइट। क्वेश्चन नंबर 157, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इंसुलिन के इंफॉर्मेशन की बात करना है। ये आप पढ़ते हुए इंसुलिन से रिलेटेड जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, वहां बोल रहे हैं कि इंसुलिन जब मेच्योर होती है तो उसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता। आपको पता है ना बेटा, इंसुलिन के अंदर 3 पेप्टाइड चेन्स आती थी, ए चेन, बी चेन और सी चेन, राइट। जब इंसुलिन एक्टिव नहीं थी, जब ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में थी तो उसमें तीनों थी। मैच्योरेशन में सी चेन गायब हो जाती थी और ए और बी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड जोड़ देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन। यस, अभी बोला ए बी सी तीनों थी, लेकिन सी को हम लोग हटा देते हैं मैच्योरेशन के टाइम पे। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी, बट जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन बनाते हो तो आप बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ ए चेन और बी चेन को बनाते हो, सी चेन का फॉर्मेशन करते ही नहीं है, सिर्फ ए और बी बनाते हैं और उनको लैब के अंदर डाइसल्फाइड से जोड़ देते हैं। तो ये जब आप डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाओगे तो क्या वहां पे सी चेन होगी? नो, नहीं होती है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होगा, यस, हम डिस्कस कर चुके हैं। ए और बी को इंटरकनेक्ट कर देते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, यस, दिस इज आल्सो ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो गए? स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर सी एंड डी। ए सी डी आर द राइट ऑप्शंस।
The next question, list and matching of the list, right? And the chapter is reproductive health. बड़ा इजी सा चैप्टर है और बड़ी इजी से ऑप्शंस और यहाँ पे मैचिंग आपको दे रखी है, आप लोग जानते हो। चलो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको डाउट भी हुआ 1% के लिए, आपको डाउट हो गया तो आप वो मत देखो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप नसबंदी के बारे में, ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी। तो क्या करना है, ट्यूबेक्टॉमी क्या है, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया, डी का 4th। और अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक मैचिंग है डी के 4th की, आपका आंसर यहीं से निकल आता। बट फिर भी बच्चों हम सारा ही कवर करेंगे। वेसेक्टॉमी का मतलब क्या हुआ, वास डिफरेंस को हटा दें। आईयूडीज क्या होती है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जो आपके यूटरस के अंदर फिट कर देते हैं। जब आपके यूटरस के अंदर स्पर्म्स आते हैं तो उनको फेगोसाइट कर देती है, जिससे कि ये स्पर्म आपके एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते और आपके अंदर कंसीव नहीं हो पाता है। तो ये आईयूडीज फॉर फेगोसिटिस एंड वॉल्ट। वॉल्ट जो होते हैं वो सर्वाइकल कैप होते हैं, वॉल्ट होते हैं सर्वाइकल कैप, जो सर्विक्स के पास हम लोग लगा देते हैं। स्पर्म सर्विक्स के पार नहीं जाता तो अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा आसानी से सिर्फ एक मैचिंग देख के आपको पूरा आंसर आ रहा था। बहुत ही इजी सा सवाल था, फर्स्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 166, ये सवाल भी बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है, जहां पे आप बात करते हैं पीसीआर की, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। पीसीआर को 3 स्टेप्स में करते थे बेटा। पहले डीएनए को डीनेचर करते थे, डीनेचुरेशन, राइट। डीनेचुरेशन के बाद डीएनए की एनीलिंग करते हैं, एनीलिंग। एनीलिंग के बाद उस चेन के साथ प्रोब जोड़ के टैक पॉलीमरेज के साथ उस चेन का एक्सटेंशन करते हैं। दीज आर द 3 स्टेप। वो बोल रहे हैं कि अगर पहले स्टेप में जो डीनेचुरेशन हो रहा है उसमें हाई टेम्परेचर नहीं रखें तो क्या करेंगे। अगर टेम्परेचर आप हाई रखेंगे नहीं, अगर आप पीसीआर के अंदर पहले स्टेप में आप हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो डीएनए की दोनों थ्रेड के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा और आपका डीनेचुरेशन का स्टेप नहीं हो पाएगा। देन द आंसर इज डीनेचुरेशन, second answer. The next question 167, identify the incorrect pair। मैं पूरे क्लास में बार बार बोलता रहा कि इस क्वेश्चन से, इस पेज से सवाल आना ही आना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल से। अगर उस टेबल को आपको याद है वो टेबल, तो इसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इनकरेक्ट मैचिंग की बात कर रहे हैं। जो ड्रग्स है, ड्रग्स के अंदर आप अगर आपको याद है तो रिसिन जो है टॉक्सिन है, ना कि ड्रग्स है। ड्रग्स के अंदर विनब्लास्टिन वगैरह के एग्जाम्पल आते थे। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट पेयरिंग है ना, दिस इज द थर्ड वन, दिस पेयरिंग इज इनकरेक्ट। The question number 168, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscle। बहुत बढ़िया सा सवाल है। अगर आप देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मास्टेनिया ग्रेविस को तो दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना। दोनों का ऐसा लगता है कि हम एक ही बात हो रही है, क्योंकि दोनों के अंदर लगभग एक चीजें होती हैं। बट जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखते ही, जबकि मसल्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से कुछ हो रहा है, तो आप सीधे सीधे आंसर टिक कर देते हो क्या, मायस्थेनिया ग्रेविस, द सेकेंड ऑप्शन। ब्लड क्लॉटिंग का सवाल, क्वेश्चन नंबर 169 इज रिलेटेड विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई वुंड, कोई चोट, कुछ कट लग जाता है तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं। और उसमें ही आपको बोल रहा है कि क्लॉटिंग के लिए जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है, इसको फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है। एनसीईआरटी का ही लाइन है, डायरेक्ट लाइन रखा है कि इसका कन्वर्जन कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, थ्रोम्बिन।
और जूलॉजी से फिर से एक सवाल, कहां से? एनिमल किंगडम से। देखते हैं, इस बार नीट वालों का बहुत चहेता रहा है एनिमल किंगडम। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। कुछ नहीं, हमें ये स्टेटमेंट पढ़ते ही ये कैच करना था कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। वो बोल रहा है हॉलो बोन होनी चाहिए, न्यूमेटिक बोन्स होनी चाहिए, न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। और ये कैरेक्टर देखते ही समझ गए कि हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स मतलब ये बात कर रहा है कौन से क्लास की? एवीज की, बर्ड्स की। यस और नो बेटा, बर्ड्स की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन देख रहे हैं, हेमीडिक्टाइलस। हेमीडिक्टाइलस मतलब आपका वॉल लिजार्ड। ये क्या है आपका? वॉल लिजार्ड। छिपकली, दिस इज रेप्टाइल। यस और नो, दिस बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया। मैक्रोपस, मैक्रोपस है आपका कंगारू, दिस इज कंगारू। एंड ऑर्निथोरिंकस इज ऑल्सो प्लेटिपस। राइट बेटा, अगर आप लोगों को याद है दिस इज प्लेटिपस। तो क्या ये बर्ड्स हैं कंगारू और ये प्लेटिपस? नो, दीज आर मैमेलियंस। ये क्या है बेटा? ये मैमल्स हैं। और हमें चाहिए क्या? एवीज। बचा क्या? नियोफ्रैन। एक्चुअली में दिस इज वल्चर, आपके गिद्ध जैसे। यस, गिद्ध है, तो गिद्ध इज बर्ड, तो ऑप्शन नंबर 4। एक और बहुत आसान सा सवाल, वो पूछ रहे हैं कि जब भी एक स्पर्म एग के पास जाता है तो वो स्पर्म एग के किस फॉल के साथ, किस लेयर के साथ फ्यूज होता है? अब इससे इजी सवाल क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? राइट, द ऑप्शन विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटेलाइन स्पेस, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। द इजीएस्ट वन इज द जोना पेलुसिडा, थर्ड ऑप्शन। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आप जब भी यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करते हैं। उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो दैट इज अ सीक्वेंस जहां पे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में जब भी हम 5 to 3 या 3 to 5 रीड करेंगे तो सीक्वेंस सिमिलर आता है, जिसे बोलते हैं हम लोग पैली एंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर आप लोगों को याद हो तो आपकी एनसीईआरटी में इसको समझाया गया है, जिस एग्जाम्पल से वहां पे उन्होंने यूज किया है मलयालम, या फिर इस्ट्रीचिया कोलाई से ई को आर फर्स्ट से उन्होंने GAAT और C के सीक्वेंस से आपको इसके बारे में समझाया है। इस सीक्वेंस को हम लोग नाम देते हैं बेटा पैली एंड्रोमिक सीक्वेंसेस। सेकेंड ऑप्शन, देन आंसर इज 2। अनदर इजी क्वेश्चन, 175 कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन वो तीनों खुद कर सकता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या डीएनएज? कौन सा एंजाइम? आंसर दिया गया है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, फर्स्ट ऑप्शन। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी। हेलो हेलो हेलो, एनिमल फिजियोलॉजी, सकस एंटेरिकस क्या होता है? कितना आसान आसान सा सवाल आया है, सबने पूरे क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। इंटेस्टाइन के अंदर जो लेयरिंग है ना बेटा गॉबलेट सेल की, उस गॉबलेट सेल्स में जो आपके विलाई के सेल्स होते हैं, पेनिस सेल वगैरह, विलाई, माइक्रोविलाई, यहाँ का जो सिक्रीशन निकलता है और गॉबलेट सेल का सिक्रीशन मिलके जूस बनाता है, इंटेस्टाइनल जूस, उसी को हम लोग बोलते हैं सकस एंटेरिकस। द वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 177, which of the following is an example of hormone releasing इंट्रायूटराइन डिवाइस? आपके इंट्रायूटराइन डिवाइस आईयूडीज के बारे में बात हो रही है। आपके बुक में दो टाइप का दे रखा है ना, एक दे रखा है कॉपर आयन रिलीजिंग, और अगर आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं तो इसमें कॉपर आयन, तो ये दोनों तो कॉपर आयन रिलीजिंग हो गए। यस और नो? दीज बोथ आर कॉपर आयन रिलीजिंग, क्लियर है? मल्टीलोड 375 ऑल्सो कॉपर आयन रिलीजिंग। देन जो रिमेनिंग बचा
LNG20 और प्रोजेस्टाजर्ट आर एक्चुअली में हार्मोन रिलीजिंग. सो आंसर फर्स्ट, इजी क्वेश्चन. वेनरल डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? बहुत आसान सवाल है. सबको पता है कि एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और मदर से उसके बेबी को. वेनरल डिजीज कैसे स्प्रेड होगा बेटा? एक तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के वजह से और मदर से उसके फीटस को, उसके बेबी को. तो बी एंड सी, द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 180. ए बी ब्लड ग्रुपिंग की बात हो रही है. अब आप इसको फिजियोलॉजी का क्वेश्चन समझ लीजिए या आप इसको जेनेटिक्स का क्वेश्चन समझ लीजिए, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है. बोल रहे हैं कि हम ब्लड की बात कर रहे हैं. बेटा समझना, अगर मान लीजिए हमारी ये आरबीसी है, हमारी एक ब्लड सेल है, तो हम इसको नाम कैसे देते हैं? इस ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? अगर इस ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोल देते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया. और जब भी हमारा एंटीजन ए होगा तो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी पाई जाएगी, ना कि ए. अगर ए पाई जाएगी तो ये अपने ही ब्लड को क्या कर देगी? मार देगी. बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप आ गया तो हमारे बॉडी के अंदर यहां पे एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, ना कि एंटी बी, नहीं तो ये मार देगा. लेकिन अगर सोचिए ब्लड ग्रुप ए बी है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो यहां पे कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी. अगर एंटी ए है तो ये ए एंटीजन को मारने लगेगा. अगर यहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट है तो वो बी एंटीजन को मारने लगेगा. मतलब क्लियर है कि यहाँ पे नो एंटीबॉडी. यस और नो? तो आंसर देखना कितना आसान है कि अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उसके बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी इन ब्लड प्लाज्मा, दैट वाज द वेरी इजी थर्ड ऑप्शन. Which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscle? इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये जो हिस्सा है ये 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो इसको आप इग्नोर करें. क्वेश्चन को जनरली ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ें कि कौन सा इस स्टेटमेंट में जो है वो स्मूथ मसल के नेचर को गलत कर रहा है. इनवॉलेंट्री होती हैं स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल. 3 टाइप की मसल्स होती थी. एक और सवाल फिजियोलॉजी से कि कौन स्मूथ मसल के बारे में पूछ रहा है कि ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. करेक्ट स्टेटमेंट है. जो स्मूथ मसल है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है मसल्स के बीच में आपस में, वो इंटरकलेटेड डिस्क से होता है. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. इंटरकलेटेड डिस्क देखते ही समझ जा रहे हैं कि ये स्मूथ मसल की बात नहीं हो रही. यहाँ पे ये बात हो रही है बच्चों कार्डियक मसल्स की. किसकी बात हो रही है? कार्डियक मसल्स की, ना कि स्मूथ मसल की. तो वैसे तो हमें आंसर मिल गया है ना कि हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 183. क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं आपको इनकरेक्ट बताना है कॉकरोच के अंदर, है ना. कॉकरोच के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टर्स रॉन्ग हैं. जब आप ऑप्शन देखते हैं, हाइपोथेरिक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एनसीईआरटी की लाइन है. हाइपोथेरिक्स क्या है? एक माउथ पार्ट के पास एक खाली जगह है, उसके अंदर पाई जाती है. ठीक है, माउथ पार्ट्स के अंदर. फीमेल के अंदर 7th एंड 9th स्टर्ना, 7 to 9th स्टर्ना मिलके जेनाइटल पाउच बनाता है. सच स्टेटमेंट, सही, बिल्कुल सही बात. और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद भी है. एनल सरसाई कहाँ पाया जाता है? 10वें एब्डोमिनल सेगमेंट पे. सब सही है. गलत क्या है? इतना बढ़िया सा लाइन है, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीकी. या तो यहां से गलती पकड़ लीजिए, और बोल रहा है कि ये पाया जाता है मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में.
गैस्ट्रिक सिकी कहाँ पाई जाती है? मिड ग्लैंड एंड हाइड ग्लैंड। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ रखा है कॉकरोच के बारे में, तो हिपैटिक सिकी या गैस्ट्रिक सिका पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे मिडगट और हाइंडगट पे नहीं, फोरगट और मिडगट पे पाए जाते थे गैस्ट्रिक सिका। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गैस्ट्रिक सिका ना पाया जाके यहाँ पे मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता था। क्या पाया जाता था बच्चों? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। तो अगर आप यहां से देखेंगे कि मिडगट और हाइंडगट के बीच में कौन था, तो 100 से 150 मेलपीगियन एलोइस छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स थे, मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स थे। अगर आप गैस्ट्रिक सिका करोगे तो यानी मिडगट हाइंडगट नहीं होके फोरगट एंड मिडगट होगा। ओवरऑल द स्टेटमेंट नंबर 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? 4। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को बार बार बोला था जब मैं लिविंग वर्ड करा रहा था कि बेटा ये टेबल याद कर लो, इस टेबल से सवाल आता है, ये टेबल याद कर लो, इस टेबल से सवाल आता है। ये बच्चे उस चीज़ को इतना ध्यान देते नहीं। पूरी एनसीईआरटी पढ़ गए होंगे, कहीं नहीं दिखा होगा उस टेबल के अलावा, और इतना छोटा सा सवाल है कि उसने बोल दिया कि भैया फैमिली दे दिया हमने, अब बताओ कि इस फैमिली में कौन सा बिलोंग करता है। बहुत आसान सा सवाल था बेटा, हाउस फ्लाई। चैप्टर नंबर 1 में लिविंग वर्ड के अंदर एक ग्राफ बना रखा है जहाँ पे 2 एनिमल्स और 2 प्लांट्स के बारे में पूरा क्लासिफिकेशन करके दे रखा है, ऑर्डर, क्लास, सब कुछ। वहाँ पे हाउस फ्लाई की फैमिली के बारे में बता रखा है उस टेबल के अंदर। तो ये सवाल वहाँ से था, इजी क्वेश्चन था, हाउस फ्लाई। फिर से फिजियोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 185, फिर से फिजियोलॉजी का सवाल। याद होगा इससे ही रिलेटेड सवाल आपको नीट 2019 में भी पूछा गया था। पिछली बार इनडायरेक्ट था, इस बार डायरेक्ट पूछ लिया कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है उसका सिक्रीशन करता कौन है। बहुत क्लियर सा सवाल था। किडनी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जहाँ पे जेजी सेल्स है ना, इफरेंट आर्टेरियल और ग्लोमेरुलस के बीच में जहाँ पे कनेक्शन बनता है, जहाँ पे जेजी सेल्स बनते हैं, वो जेजी सेल्स वहाँ पे सिक्रीट करती हैं एरिथ्रोपोइटिन को, जो हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन बेटा थर्ड वन।